नमस्कार दोस्तों। 2026 के लिए राज्यसभा में 26 सीटों का चुनाव होना था। जैसा सभी जानते हैं कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के लिए चुनाव होता है, कुछ सीटें खाली होती हैं और उनके लिए चुनाव होता है। इसी तरह इस वर्ष भी 2026 में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए और इसमें सभी ने अपनी संख्या बल के आधार पर अपने अपने उम्मीदवारों का चयन किया और उन्हें मैदान में उतारा। लेकिन ये बरसों से एक परंपरा चली आ रही है कि जो मजबूत दल है, सत्ताधारी दल है, वो ये चाहता है कि राज्यसभा में विपक्ष के कम से कम उम्मीदवार पहुंचे और इसके लिए उसे जो भी करना पड़ता है वो करता है। साम दाम दंड भेद जैसी नीति तो बहुत पीछे चली गई है, उससे भी कहीं आगे जाकर अब इसका उपयोग होने लगा है। देखा जाए तो पहले से एक परंपरा थी कि जिस पार्टी के जितने भी विधानसभा में सदस्य होते थे उसकी संख्या बल के आधार पर उनका जो चुनाव होना होता था उम्मीदवार का वो हो जाता था और बहुत आसान तरीके से और बहुत साधारण तरीके से। इसमें कोई दल जो सत्ताधारी दल होता था, ताकतवर दल होता था, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था बदली कि अब तो ऐसा महसूस होता है कि ये इन प्रकार हमारे ही उम्मीदवार चुनाव में जीते, ऐसा एक भावना घर कर गई है सत्ताधारी दल और मजबूत दलों की। ज़्यादा तो नहीं, बहुत थोड़े पीछे ले चलता हूँ मैं। 2013 में कांग्रेस के 58 विधायक थे और कांग्रेस का एक उम्मीदवार बड़ी आसानी से चुनाव जीत सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतार के कांग्रेस के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ा दी और अंत में ऐसा लगने लगा कि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ये बात मैं मध्य प्रदेश की कर रहा हूँ। वर्ष था 2013, उम्मीदवार थे विवेक तनखा। कांग्रेस उस समय चूंकि केंद्र में सत्ता में थी तो उसने अपने सारे बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा, जिसमें कमलनाथ भी एक थे, और बहुत मैनेजमेंट के बाद कांग्रेस मुश्किल वो सीट जीत पाई थी। उसी तरह हरियाणा में देखने में आ रहा है कि सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे उनके पास कोई बहुमत नहीं था, कोई सदस्यों का समर्थन नहीं था, बहुत गिने चुने सदस्य थे और जो भारतीय जनता पार्टी के बचे हुए सदस्य थे उनका समर्थन था। लेकिन सारे कांग्रेसी विधायकों के जो मत थे वो रद्द कर दिए गए और सुभाष चंद्रा वो चुनाव जीत गए। तमाम तरह के देश में इस तरह से वाकये सामने आने लगे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो सवाल ये उठता है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी पंगु हो गई है कि अब वो बाहुबल के आधार पर चलने लगी है। ठीक है, आम चुनाव में जिसमें सीधा चुनाव होता है जनता के द्वारा, वहाँ पर प्रलोभन देना, कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ लाना, नेताओं को अपनी तरफ लाना एक मुद्दा होता है और हो पहले से भी रहा है और होता भी रहा है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का चलन बढ़ा है और इसे जायज़ भी ठहराया जाने लगा है, ये बहुत दुखद बात है भारतीय लोकतंत्र के लिए। जबकि इस पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि राज्यसभा में अगर इस तरह से विधायक भय से, प्रलोभन से, लाभ से, बाहुबल से अगर अपना पाला बदलने लगे, अपनी विचारधारा को बदलने लगे और अपने दल के खिलाफ जाकर काम करने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि समाज में वो देखते हैं कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, उनके प्रति कोई विरोध नहीं है, तो बड़ी आसानी से वो अपने लाभ हानि का गुणागणित करके अपना समीकरण बिठालते हैं। लेकिन जिस दल के वो सदस्य होते हैं उसके साथ उनका किया गया विश्वासघात भले ही सामने उतना न दिखे, उसकी चर्चा उतनी ना हो या उतना उसका प्रभाव ना पड़े, लेकिन समाज पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। समाज जब ये देखता है कि हमारे देश में इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग होती है, विधायक अपने लाभ हानि के लिए
भय प्रलोभन से, बाहुबल से अपना मत बदलते हैं, अपना विचार बदलते हैं, अपना पाला बदलते हैं, तो इसका प्रभाव देश की जनता के ऊपर कोई सकारात्मक नहीं पड़ता, कोई अच्छा नहीं पड़ता। इसका दुष्प्रभाव जनता के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के ऊपर पड़े ना पड़े ये अलग मुद्दा है, लेकिन देश की जनता के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सभी जानते हैं कि नकारात्मक चीज़ों की ओर आदमी आकर्षित ज़्यादा होता है। आदमी ये नहीं देखता कि इसके क्या दुष्परिणाम है, इसकी क्या हानि होगी, लेकिन वो ये देखता है इसका लाभ क्या है। हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण क्या है कि भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार करता है वो जानता है कि मैं कितना भी जमा कर लूँ, जब पकड़ा जाऊंगा तो मेरे पास फिर भी इतना बचेगा कि मैं आराम से अपनी ज़िंदगी काट लूँगा और मेरी पीढ़ी ज़िंदगी काट लेगी। भाई जितना ज़्यादा होगा उतना ले लेगा, बाकी जितना मैं अपना घाल-मिल करके अपना बता दूंगा वो तो मेरा होगा। इसलिए इस व्यवस्था ने भारत में भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा दिया है, और भ्रष्टाचार ने एक ऐसे समाज स्वीकार्यता का चोला धारण कर लिया है कि चाहे अनचाहे बहुत से लोग इसे धारण करना चाहते हैं। कहते हैं कि जो भी हो, लेकिन इससे हमारा जो स्वार्थ है और जो हमारी इच्छाएं हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी तो पूर्ति होती है। उसी तरह है ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो भी बिल्कुल इसी रूप और इसी स्वरूप में है कि करने वाला जानता है कि हम कोई घाटे के सौदे में नहीं रहेंगे, हम फायदे में ही रहेंगे। आगे हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन आर्थिक भविष्य हमारा बहुत मजबूत होगा। स्वाभाविक है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका उद्देश्य जनता की सेवा करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। उनका जो उद्देश्य होता है कि उन्हें धन कमाना है और अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है। स्वयं तो वैसे भी सुरक्षित हो जाते हैं, सरकार वैसे भी उन्हें पद पर देने के बाद इतनी सुविधाएं दे देती है कि इतनी सुविधाएं, पेंशन, तनख्वाह और जो अन्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, ट्रेवलिंग है, यात्रा भत्ता है या यात्रा सुविधा है, वो तो सरकार वैसे ही उन्हें दे देती है कि उनका जीवन आराम से सुविधा संपन्न रूप से निकल जाए। लेकिन वो उनको चिंता अपने पेट की नहीं, पीढ़ियों की होती है। तो पीढ़ियां पालन का जो उनका सिद्धांत होता है वो उसके लिए ये सब वो करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में उन्हें लोग क्या कहेंगे, उनकी क्षेत्र की जनता, उनके प्रदेश की जनता और देश की जनता उनके बारे में क्या राय बनाएगी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जब वो एक बार वो निर्लज्जता का आवरण ओढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद उनके लिए सम्मान का जो समीकरण है वो कोई मायने नहीं रखता। फिर तो उनके लिए जो भी है कि हमारी सुविधाएं हमें बढ़ जाएं। लेकिन इससे होता क्या है? इससे होता है लोकतंत्र कलंकित होता है। लोकतंत्र कतई ये नहीं कहता कि आप अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस तरह के हाथखंडों के हाथों में खेले जाएं और आप दूसरों की स्वार्थ पूर्ति का एक कारण बने, और वो जो स्वार्थ पूर्ति है वो अनैतिक है। आप जो कर रहे हैं वो अनैतिक है, लेकिन नैतिक अनैतिक तो अब दूर की बात हो गई है भारत में। लेकिन हाँ, बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान और बहुत समझदार बड़े बड़े पत्रकार और विशेषज्ञ एंकर इस पर चर्चा नहीं करते कि जीत कैसे हुई है, उस पार्टी ने किस तरह जीत हासिल की, उस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इसके तारीफों के कसीदे कढ़े जाते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार इस व्यवस्था से जीत के आए हैं उस व्यवस्था की जीत का जो आधार है उस पर कभी चर्चा नहीं होती, उस पर उनका कोई राय नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, कोई मत नहीं होता। तो ये भी सिद्ध करता है कि भारत में जिस तरीके से हमारे ज्ञानी और विज्ञानी और विद्वान और विशेषज्ञ और विश्लेषज्ञ जो देखने में आ रहे हैं वो भी किस तरह से उनका आवरण बदल गया है, उनकी विचार बदल गई, उनकी मानसिकता बदल गई है। और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये भी एक स्वार्थ पूर्ति का ज्वलंत उदाहरण है कि जहाँ आदमी अपने सारे विचारों को, अपने मनोभावनाओं को और देश की भावनाओं को जो जनता के सामने रखना चाहिए था वो अपने स्वार्थ लाभ की मनोभावना जनता के सामने रखते हैं। ठीक है, लोकतंत्र बहुत एक ऐसी इकाई है भारत में कि जिसमें कुछ नियमों का निर्धारण नहीं किया जा सका।
भारत में अगर एक नियम निर्धारित कर दिया जाए कि जो भी उम्मीदवार है और जो भी राष्ट्रीय दल है जो या प्रादेशिक दल है, जब तक वो 50% मत हासिल नहीं करेगा तब तक उसे जीत नहीं मानी जाएगी, न उसे जीत घोषित की जाएगी। ये सिद्धांत अगर देश में लागू कर दिया जाए तो मैं मान सकता हूँ कि सारी जो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं वो बंद हो जाएंगी। यही एक उपाय हल है भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो इस तरह की घटनाएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, समाप्त करने का। लेकिन ये इतना कठिन है कि इसे लागू करना वर्तमान में तो किसी भी दशा में संभव नहीं दिखता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस दिन ये देश में ये चीज़ लागू हो गई कि विजेता उम्मीदवार को 50% से अधिक मत हासिल करने ही होंगे, तब ये व्यवस्था बदल जाएगी। ये बात शायद अभी आज किसी के समझ में ना आए, लेकिन बहुत गंभीर है, बहुत गहरी है और थोड़ी सी रहस्यमय भी है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र के भ्रष्टाचार को खत्म करने का उपाय इसी में लिखा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। धन्यवाद।